बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में नए समीकरण जो बढ़ रहे हैं, इस समीकरण के क्या प्रभाव, राजनीतिक किस तरह के परिणाम होंगे। 2004 में 40 में से 29 सीटें जीत के कांग्रेस, आरजेडी और एलजेपी ने 2004 में यूपीए 1 की सरकार बनाई थी। और 2009 में सबको याद होगा कि 2009 में क्या हुआ, और 2009 के बाद अब एक बार फिर से 14 के लिए कवायद की जा रही है कि किसी तरह से लालू लगातार वोटर स्कैम में फंसे हुए थे, किस तरह से वो निकल के आए हैं। और इससे तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इसका मतलब है कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन लगभग होना तय। और वैसा ही इस वक्त राहुल गांधी से आज लालू प्रसाद मिले, और इससे पहले रामविलास पासवान सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इससे उसके पहले दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान से मुलाकात की। इस बात की पूरी जो चुनावी कसरत जैसे कहा जा सकता है वो, और अब लगता है कि ये गठबंधन लगभग मोर और लेस अब बहुत कम गुंजाइश है कि ये गठबंधन ना हो। अब इस गठबंधन का महज औपचारिक ऐलान ही बाकी है। इस गठबंधन के राजनीतिक मायने क्या है? उपेंद्र जी, आपने बिहार की सियासत को, जमीन को भी देखा है और केंद्र से भी देखा है, और केंद्र में ये जो तमाम गठबंधन बनते और बिगड़ते रहे हैं उसको भी आपने देखा है। इस गठबंधन का अगर कांग्रेस, एलजेपी, एनसीपी और आरजेडी गठबंधन अगर बनती है तो क्या ये बीजेपी का जो रिसर्जेंस है वहां पे एक तरह से, और नीतीश कुमार का जो सुशासन का उनका अपना दावा है, ये तीन पार्टियां आखिर बिहार के चुनाव में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेके जाएंगे? क्या उन मुद्दों को बिहार के जनता के बीच में ये तीनों पार्टियां मिलके भुना पाएंगे, इनका कर पाएंगे? देखिए, ये जो तीन पार्टियां हैं उसमें एक चौथी पार्टी भी एनसीपी, उनको भी जोड़ दीजिए, ये चार पार्टियां इकट्ठी हो जाएगी तो इसका पहला असर ये पड़ेगा कि नीतीश कुमार पूरी तरह मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार का जोर है कि मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींचो जी। लेकिन जब ये तीन पार्टियां इकट्ठी हो जाती है, मुसलमानों का वैसे भी फर्स्ट प्रेफरेंस लालू यादव वहाँ है, आरजेडी है, पिछले बहुत चुनाव से आरजेडी ही रहे हैं, नीतीश नहीं है, नीतीश कभी नहीं रहे। पिछले चुनाव में भी मुसलमानों ने नीतीश को वोट नहीं दिया, नीतीश के उम्मीदवारों को। 16 मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए थे उन्होंने, उसमें 6 की ही जीत हुई, 7 हार गए, और बीजेपी के उम्मीदवार भी एक खड़े हुए थे, एक जीत गए। तो मुसलमान वोट नहीं मिला, वो झूठा लोग फैला रहे हैं कि उनको मिला, कहीं नहीं मिला। तो ये जो इनकी कोशिश थी कि नरेंद्र मोदी की बोगी खड़ा करके कि मुसलमान को अपनी तरफ हम खींचे, वो बुरी तरह से विफल जाएंगे। पूरा जो मुस्लिम अगर ये गठबंधन जब चला जाएगा, नीतीश कुमार मार्जिनलाइज हो जाएंगे बिहार की सियासत में, अगर आप ये कह रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार पूरा मार्जिनलाइज हो जाएंगे, और कंटेस्ट हो जाएगा, वो डायरेक्ट कंटेस्ट हो जाएगा, सीधे मुकाबला हो जाएगा। आरजेडी अलायंस, जिसको आप यूपीए कह सकते हैं, यूपीए बनाम बीजेपी, ये दोनों के बीच में सीधे हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय वोटिंग का टाइम आएगा, पोलराइजेशन होगा, तो आप देखिएगा कि 2-3 सीटों को छोड़ करके सभी सीटों पर यही दोनों के उम्मीदवार आमने सामने होंगे, और वो जो तीसरे नंबर पर चला जाएगा, बहुत पुअर थर्ड। बिहार में जब वोटिंग होता है बहुत ज़बरदस्त पोलराइजेशन होता है। तो ये यूपीए बनाम बीजेपी के बीच में हो जाएगा। तो आप ये कहते हैं इस गठबंधन के साथ जो लड़ाई होगी, ये एक सशक्त गठबंधन जो बीजेपी के सामने खड़ी होगी, ना कि नीतीश कुमार? हाँ, ये बीजेपी के सामने होगी। तो नीतीश के जो वोटर्स हैं अभी, जो सर्वे वगैरह करवाए जा रहे हैं, इसमें मालूम हो रहा है कि उनको भी 17% वोट है, 16% वोटर है, तो उनके मुस्लिम सपोर्टर चले जाएंगे यूपीए की तरफ। जो नॉन मुस्लिम सपोर्टर्स हैं वो ज़्यादा चले जाएंगे बीजेपी की तरफ। तो ये नहीं कहिए कि जब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा तो बीजेपी का वोट परसेंटेज जो रहेगा वही वोट परसेंटेज नहीं रहेगा जब स्टेट हो जाएगा। स्टेट कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां वाम दल भी वहां महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है। कुछ ऐसे इलाके हैं बिहार में, खास करके सेंट्रल बिहार में आज भी कुछ इलाके हैं जहां पर कि वाम दल के कुछ ऐसे तो वाम दल का तो किसी के साथ तो हो नहीं रहा है। तो क्या इसका मतलब क्या नीतीश अलग लड़ेंगे, लालू गठबंधन, यूपीए अलग, बीजेपी अलग, कहीं कहीं ज्यादातर जगह आप देखेंगे ट्रायंगुलर फाइट, और फिर धीरे धीरे जो ट्रायंगुलर फाइट है वो धीरे धीरे स्टेट फाइट में कन्वर्ट हो जाएगा वोटिंग आते आते। और वाम दल की जहाँ तक बात है तो एक CPI-ML है, तो CPI-ML को कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार अपनी तरफ खींचने की, लेकिन वहाँ जो कुछ नरसंहार के जो मामले आए, फैसले आए हाई कोर्ट से, उससे CPI-ML बहुत नाराज है जेडीयू से। CPI-ML का मानना है कि सरकार की वकील ने सही ढंग से रखा नहीं, इसलिए आप एक कह रहे हैं नीतीश कुमार मार्जिनलाइज हो जाएंगे, बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे, बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि ये दोनों के बीच में जो डायरेक्ट फाइट है बीजेपी यूपीए के बीच में, हमको लगता है बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा।
उसका कारण यह है कि लालू यादव आज के लालू यादव 2004 के लालू यादव नहीं रहे। एक समय था कि लालू यादव पिछड़ों के मसीहा माने जाते थे, पिछड़े वर्ग में इवन जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो लोग के साथ उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपनी जाति तक सीमित हो गए हैं। उनका पूरा का पूरा कैलकुलेशन है मुस्लिम, यादव, रामविलास पासवान हैं। रामविलास पासवान कभी दलित नेता हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने दलित महादलित का कार्ड खेल करके उनको भी अपनी जाति तक सीमित कर दिया। और कांग्रेस के पास तो थोड़ा बहुत फ्लोटिंग वोट है, वो इसके साथ जुड़ेगा, तो ये तीनों मिलाकर हम लगता है कि अराउंड 28 to 30% पहुँचेंगे, और बीजेपी का हो सकता है 40% पहुँच जाएगा। तो ये 10% का जो मार्जिन है हमको लगता है कि रह जाएगा बीजेपी और यूपीए के बीच में, और ज़्यादातर सीटों पर जी। तो कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं कि ये इस गठबंधन का मतलब बीजेपी को फायदा है। हाँ, इससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि इसके कारण वो मार्जिनलाइज हो जाएंगे नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि वहाँ पर लालू अभी भी एक फैक्टर है, एंटी लालू फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। खास करके पहले तो ट्रेडिशनल उनके विरोधी रहे ही हैं, जो एक समय तक 4-5 चुनाव में जिन्होंने उनको वोट डाला वो लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं। तो उनकी भी देखेंगे कि नीतीश कुमार के कैंडिडेट कहीं नहीं है, तो मोदी के कैंडिडेट की तरफ जाएंगे। और नरेंद्र मोदी के कारण जो ये जाति की राजनीति करते थे, नीतीश कुमार कर रहे हो या लालू यादव कर रहे हो, कर्पूरी ठाकुर को आगे बढ़ा करके आकर के, तो इनकी जो जाति की राजनीति है वो भी नहीं चलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां है जो इनकी जाति की राजनीति नरेंद्र मोदी के द्वारा बीजेपी रोक देगी। जी। तो आप पुष्पेंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और जातीय समीकरण का बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत ही सबसे अहम भूमिका। नीतीश कुमार अलग थलग पढ़ सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव वोट, रामविलास पासवान वोट, कांग्रेस कुछ अपर कास्ट वोट, और ये तीनों मिलके मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने में कामयाब हो सकते हैं। ये समीकरण जो है, ये जो गणित है, ये गणित और इसके विपरीत जो गणित है उसमें क्या नजर आ रहा है आपको, कि क्या वाकई ये गणित एक बीजेपी के लिए या बीजेपी को रोकने में, नरेंद्र मोदी को रोकने में कितनी सफल आप उसको देख रहे हैं? देखिए, आप एक चीज ध्यान रखें कि अब हम इस बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर है और नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जिसको लेके पोलराइजेशन होगा, ये इस बार के चुनाव में नजर आता है। लेकिन 2009 के चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं, जो तथाकथित सेकुलरिज्म का दावा कर रही हैं, जो सेकुलरिज्म के नाम पे जातिवाद, भ्रष्टाचारवाद, लूटवाद और फिरका परस्त मुसलमानों का जो जमावड़ा हर बार इकट्ठा होता है, उस सब के बावजूद भी आप देखिए कि लालू की पार्टी 4 पे जीती, कांग्रेस दुनिया की सबसे सेकुलर पार्टी को 2 सीटें मिली और इंडिपेंडेंट 2 आए। तो अगर आज आप इस राजनीति को देखें कि ये तमाम सारे लोग जो बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में हाशिए पे हैं, बिहार में वो तमाम फिर एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी को, भले ही इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ये कहता हो कि वो पोलराइजिंग फैक्टर हैं, लेकिन ये बार बार लोग भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बैकवर्ड हैं। नरेंद्र मोदी की छवि उस कम्युनलिज्म की कुछ लोग बताएं जरूर, लेकिन उसके काउंटर में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है जिसमें बैकवर्ड भी है, अपर कास्ट भी है, उस भ्रम को तोड़ रही है। इस बार नरेंद्र मोदी की पोजीशन में अपर कास्ट और लोअर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट में कहीं तालमेल है और ज्यादा बड़ा चैलेंज है। तो मैं समझता हूं कि इस बार जो होने वाले चुनाव हैं वो नरेंद्र मोदी के फैक्टर्स के हिसाब से देखें तो ये पार्टियां जो 2009 में इस हाशिए पे थी, ये उससे भी ज्यादा हाशिए पे जाने वाली हैं। भले ही मुसलमानों के वोट को लेकर के कांग्रेस उसमें लूट चाहती हो, लालू यादव का भी उसमें दखल हो, उसमें नीतीश कुमार का भी दखल हो, और हर आदमी मुसलमानों को लेकर के समझ रहा है कि सेकुलरिज्म अगर वो हो जाता है तो इस देश में वो ताकतें भी मजबूत हो रही हैं जो ये मानती हैं कि इस बांटवारे की राजनीति के चलते नरेंद्र मोदी एक सिंबल की तरह बाहर आए हैं। लिहाजा 2014 के चुनाव में ये तमाम पार्टियों का मिथ टूटेगा और इस देश में एक ऐसी राजनीति होगी जिसमें लोग कहेंगे कि ना बैकवर्ड है ना जातिवाद है, लोगों ने देश को प्रीफरेंस किया है। यह बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुझे दिखता नजर आता है। जी नरमणि जी, 2 बातें हैं, 2 अहम सवाल है कि इस समय जो राजनीतिक है, जो राजनीतिक माहौल है, जिस तरह से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको, और लगता है कि कहीं ना कहीं या तो ये कम्युनल और सेक्युलर एक राजनीतिक लड़ाई बन सकती है। ये जो फोर्स जैसे कांग्रेस, बीजेपी, जो कांग्रेस है, आरजेडी है, एलजेपी है, इनका इकट्ठा आना, इनका आधार एक ही है। ये कह रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कम्युनल फोर्स को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में इसका क्या असर आपको नजर आ रहा है?
देखिए, मुझे लगता है कि ये जो कम्युनल और सेकुलर का जो स्लोगन है जी, और इसकी जो लड़ाई है, इसको लेकर कम्युनल जो है वो एक तरीके से बीजेपी को पूरी तरह से ठप्पा लगाने का प्रयास बीजेपी के विरोधियों ने पिछले बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिसमें वो विफल हो गए। और नीतीश कुमार जिस प्रकार अभी गठबंधन से बाहर आए हैं और मोदी के ऊपर जिस प्रकार उन्होंने प्रहार किए हैं, उसके बाद भी मोदी ने जिस प्रकार वहां पर एक बहुत सफल रैली की, ब्लास्ट के बाद भी इतने वहां पर बम भी फटे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उपेंद्र भाई ने बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि बिहार एक बार फिर, अगर आप गठबंधन भी देखें एनडीए का, तो उसमें जिस प्रकार 90 से ऊपर सीटें बीजेपी ने जीती, 100 कुछ मेरा ख्याल 2 सीटों पे वो लड़े थे और 92 सीटों के आसपास वो जीते 91 सीट। तो ये उनका जो परफॉर्मेंस है, ग्राफ वो झलकाता है। उसके बाद नीतीश जब एनडीए से अलग हुए हैं, एक वहां पर बाई इलेक्शन हुआ है जिसमें पूरी की पूरी सरकार वहां पर पूरी कैंपेन 15 दिन करती रही है। उसका हश्र क्या हुआ है वो नीतीश की अपनी स्थिति को बखान करता है। मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरी तरह से फायदा देने वाला है, और ये सच्चाई है कि जहां पर आज बीजेपी 12 है, बीजेपी का जो आंकलन है वो 120 जो सीटें यूपी और बिहार की हैं उस पे जो बहुत तकड़े से वो दावा कर रहे हैं कि मेजॉरिटी सीटें उनके पास आनी चाहिए, उसमें बिहार बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। आपके पास अमन साहब मैं आता हूं, एक अहम सवाल है, और ये तमाम जो कवायद हो रही है वो मोदी को रोकने के लिए, कथित रूप से नीतीश कुमार भी मोदी को रोकना चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और रामविलास पासवान भी मोदी को रोकना चाहते हैं। मोदी जी का जहां तक सवाल है तो आज तक शायद इन सब की दुकानदारी इसी नाम पे चलती थी कि जी मोदी जी ये और मोदी जी वो। मैं उस पे नहीं जाना चाहूँगा। जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, शायद अगर आपको याद हो जब पहली बारी विधानसभा में वो शायद लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने थे तो उस समय आरजेडी अपना जेडीयू का माफ कीजिएगा जो पोजीशन थी वोटों की या सीटों की वो बीजेपी से कम थी, लेकिन ये अटल जी का आशीर्वाद था कि वो बने थे और जहां से उनका राइज शुरू हुआ। उसके आगे अगर आप देखें, अब मैं आता हूं ये ब्लास्ट वाली बात जैसे थी, आप मैं मोदी को मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, आप उसको सुनिए कि जो ब्लास्ट जितने मर्जी हो गए, लोग ब्लास्ट के बीच में खड़े हुए थे। ये शायद वो तुलना है कि आज हम बैक टाइम में नहीं जा सकते, लेकिन जो शायद लोग जलियांवाला बाग में खड़े होकर सुन रहे थे उस भाषण को और गोलियां चल रही थी, ये शायद वैसा ही एक जनून है लोगों का कि जो इस ब्लास्टों में भी सुन रहे थे। और अगर आप इसको देखेंगे, सन 71 में था गरीबी हटाओ, क्या हुआ, दिख गया नारा। आज मतलब अगर आप 2011 में 2009 में देखेंगे तो शायद सोनिया गांधी जी ने दिया था करप्शन हटाएंगे, हट गई। अब उनका नारा है मोदी हटाएंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव करेगा। चलिए उपेंद्र जी, बहुत कम समय रह गया है। बिहार में राजनीतिक का मतलब होता है जातीय सियासी समीकरण, गठबंधन, गठजोड़, और उसका फायदा और नुकसान दोनों होता है। नीतीश को मिला बीजेपी के साथ जो जातीय फायदा, जिस तरह से जातियां जुटी। लालू प्रसाद यादव के अगर इस गणित को हम देखें तो 16% मुसलमान, 12% से 13% यादव, 5% 4% पासवान और कुछ अगड़े जो कांग्रेस के साथ वोट है, तो वो एक 40% से ज्यादा का वोट प्रतिशत बनता है। क्या यही कारण है, और क्या ये समीकरण, ये जातीय समीकरण, और इस पर जुटेंगे, इसमें से टूटेंगे नहीं? नहीं, 100% वोट नहीं मिलता है जातियों को। 100% नहीं मिलता हो। मेरा सवाल ये है कि ये सशक्त चुनौती, अगर ये समीकरण बिहार में जमीन पे, नीतीश जी भी वोट काटेंगे। आप जानते क्यों ये समीकरण को आप लाइटली क्यों ले रहे हैं? क्यों आपको लग रहा है लाइटली इसलिए ले रहे हैं कि कभी भी, मैं तो 1995 में देखा चुनाव होते हुए, उस समय भी 100% यादवों ने लालू को वोट, ठीक, 100% कहीं नहीं मिलता है। तो ये 60% मिल जाए, 65%, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो
यादव उम्मीदवार खड़ा करेगी उसे यादव वोट नहीं डालेंगे। नहीं दिलीप, मैं दूसरा नहीं कह रहा हूं। यादव को यादव वोट नहीं देते हैं। आपकी की बात नहीं, अगर 40% लोग एक साथ हो रहे हैं वो 100% तो 60% लोग कहां जाएंगे? वो 60% वोटर किधर हैं फिर? अगर आप वहां पे मुकाबला है, लेफ्ट पार्टी भी है, जेडीयू भी है, और यहाँ पे एक सशक्त समीकरण है। आप ये देखिए, जातीय समीकरण का नाम बिहार की सियासत है। लेकिन अगर उन सियासी समीकरणों में यादव, मुसलमान, कुर्मी, पासवान सबको आप इकट्ठा करके 40 ला रहे हैं, तो वो 60 जो है वो किसके पाले में जाएंगे? वो किसके पास हैं? वो कौन से वोट हैं जो 25 से 30 सीटें बीजेपी की आएंगी? आप ये उपेंद्र जी से सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उपेंद्र जी बोल रहे इस पूरे समीकरण का के पीछे मकसद लालू जी का सिर्फ इतना था कि एक जातीय समीकरण वहां बनाया जाए जिसका वोट वो ट्रांसफर कर सके। देखिए, इसके सामने मोदी का कौन सा समीकरण है? मोदी को जो वोट, बीजेपी का कौन सा समीकरण है? नीतीश का कौन सा समीकरण मोदी का जो और वो वोट कितने कारगर साबित होंगे? मोदी का वोट है जो जाति कारण नहीं मिल रहा है, यानी मोदी का वोट सभी तरफ से मिल रहा है, लेकिन जाति का हवा खड़ा करके जो पिछड़े वर्गों को बीजेपी से अलग कर देते थे लालू यादव, नहीं हो पाएगा। वो अब मोदी के कारण नहीं हो पाएगा। मतलब मोदी को भी ओबीसी का वोट मिलेगा, लेकिन जाति के कारण नहीं मिलेगा। आंकड़े में देखें तो आपको क्या प्रतिशत नजर आता है? आंकड़े में इसके विपरीत देखिए, इसके विपरीत आंकड़े में है, मैं बतलाता हूं। ओबीसी का जो लोग अपने को 22 बोलते हैं वो 22% है जी, 22%, जिसमें कि 56 जातियां हैं, कुम्हार 55 जातियां, 55 जिसे कहते हैं, 55 जातियां हैं, उसकी आबादी है 22% जी। उस 22% का 90% जाति के हिसाब से बोल रहे हैं। चलिए, 22% के अलावा आप उसका 90% देगा। वहां 16% अपर कास्ट है, उसका भी 80% बीजेपी को मिलेगा। तो 22% का 90% के लीजिए, इसका मैं कहता हूं 22%, 16% और क्या आपको वहां जुड़ता हुआ इस समीकरण में? क्या देखिए, अगर आप बोले हैं तो 3 जातियां वहां है, यादव, कोयरी, कुर्मी। ये है जो खेतीहर ओबीसी है जी, ये इसकी आबादी है 18%। नहीं, मैं कह रहा हूं इस 40 के खिलाफ नजर आ रहा है ज्यादा। सवाल ये देखिए, जुड़ जाएगा। दलीप जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो आप बात कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर और प्रदेशों की अगर आप बात करें, वहां पर भी जातीय समीकरण इसी तरह से बहुत प्रभाव डालते हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार अभी चर्चा भी हो रही थी, मोदी फैक्टर ने ये जितने भी गणित हैं आपको धराशायी किए हुए, क्योंकि मोदी को सभी का वोट मिल रहा है। आप राजस्थान देखिए, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान में जातिवाद बिहार है। ये समीकरण अलग-अलग बताया कि यादवों का 25%। चलिए, इस समीकरण पर हम फिर कभी चर्चा और करेंगे। उपेंद्र जी को पता है कि किस तरह से कौन कौन से समीकरण बैठते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा समय खत्म हो गया है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।